औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम। आज हम 25वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इंतहाई अहम मौजू है। आज हम बात करेंगे सदका, ज़कात और फ़ितरे पे। सदका, ज़कात और फ़ितरा मोमिन के माल को पाक करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह ताला को राज़ी करता है और बुरी मौत को दूर करता है, और ज़कात मोमिन के माल को पाक करती है। फ़ितरा हम क्यों अदा करते हैं? जो ज़कात और फ़ितरे की रकम है वो कौन कौन लोग हैं जो इसके मुस्तहिक़ हैं, किन लोगों पे ये वाजिब है और इसकी रकम कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराऊँ। जो हमारे आज के मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उन्हें सही राह नहीं पता होती कि हम किस तरह बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर सकते हैं। एक अरसे दराज से ये उन्हें ना सिर्फ गाइडलाइन दे रहे हैं बल्कि उन्हें बाहर जाने में पूरी मदद भी करते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो ज़ाहिर है लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ बहुत है। एक बहुत अच्छा इनका लैंग्वेज सेंटर है जो अरसे दराज से काम कर रहा है और तालीम को फ़रोग़ दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ़ अली जज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी अगली मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन हैं और आजकल आप इन्हें एक और टेलीविज़न स्क्रीन की रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए भी देख रही हैं। वैसे ये आज एंटरटेनमेंट के एक ड्रामे में भी आपको नज़र आती हैं और बहुत अच्छा इनका अंदाज़े बयां है। हमारे साथ मौजूद हैं महविश सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आपका, क्योंकि स्केड्यूल अपना बड़ा बिजी चल रहा है, उसमें से आप टाइम निकाल कर आई, बहुत शुक्रिया। नहीं, हैट्स ऑफ टू यू एज वेल, क्योंकि डेली बेसिस पे रमज़ान ट्रांसमिशन करना बहुत मुश्किल काम है और मैं देख रही हूँ कि शहरी के फेस पे जो है ना वो बिल्कुल भी थकावट या बीमारी नहीं आती, ऑल दो वो बीमार भी है, थका हुआ भी है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब, आज आप क्या बना रही हैं? मैं आज बना रही हूँ चिकन चंगेज़ी। चिकन चंगेज़ी। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पे वो प्याज पड़ी हुई थी तो मैं समझा हलीम है, लेकिन अभी पता चला कि चिकन चंगेज़ी। चिकन चंगेज़ी, तो ये कोई चंगेज़ खान के दौर की ईजाद है? थोड़ा सा मुगलई डिश है, जैसे इसके अंदर काजू हैं, बादाम हैं और थोड़ा सा बटर डलेगा, तो थोड़ा लाइक मुगलई सा है, तो इसलिए चंगेज़ी इसको नाम दिया। तो इसको खाने के बाद गुस्सा भी आता होगा? वो चंगेज़ खान बड़ा गुस्से के थे। बहुत मज़े की बनती है ये। अभी गुस्सा नहीं आएगा इसको? गुस्सा नहीं आएगा। ठीक और हम इसको बना रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल में। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कमी नहीं करता। डालडा का रमज़ान 250 रुपये तक की बचत के साथ, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। बिल्कुल जी। और ये मैं डालडा कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। प्याज जो है मैं थोड़ी सी ब्राउन करूँगी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ये रखे हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये कितने टाइम ड्यूरेशन में जो है ये तैयार हो जाती है? बस हमारी चिकन जो है विद बोन है वैसे तो, लेकिन ये 10-15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। 10-15 मिनट में बन जाती है। अच्छा, ये ग्रेवी होती है सूखी? नहीं, ग्रेवी होती है। दही भी है, काजू का पेस्ट है, बादाम है, इसमें बटर डलेगा, तो ये बहुत रिच सी मज़ेदार सी बनती है। ठीक है जी, आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि मैं फिर पराठों का भी ऑर्डर दे दूंगा ना। पराठे बोल दिया आपने? हाँ, मैंने बोल दिए हैं, ताकि फिर वो ग्रेवी से, सिर्फ मुझे ऐसे सूखा सूखा खाने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, डन हो गया। चलें जी, चिकन चंगेज़ी खाएंगे और नाम जो है वो बड़े मज़े मज़े के होते हैं। चिकन चंगेज़ी, अब जहन में ज़ाहिर यही आएगा कि कोई चंगेज़ खान खाता होगा तो उससे जो है ये फिर नाम यहाँ पर रख दिया गया होगा। यूसुफ भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करते हैं, ज़ाहिर आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं। इसके मराहिल क्या होते हैं? क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं उन्हें सही गाइडलाइन नहीं पता होती, तो अगर कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं? इसके प्रोसीजर है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट का माइंड सेट नहीं होता है कि वो कहाँ जाएँ, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड्स होती हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी हो और तालीम भी अच्छी हो, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो, फ़ीस भी बजटेड हो और आसानी से दाखिला मिल जाए, और लास्ट तरीका वीज़ा, जो वीज़ा उनको जो है वो आसानी से मिल जाए। तो उस सिलसिले में जो है कि स्टूडेंट को चाहिए कि दे शुड गो फॉर दी गुड कंसल्टेंट, जो अच्छे कंसल्टेंट हैं जो काम कर रहे हैं, लाइक कराची में भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी हैं। दे शुड अप्रोच देम, उनके पास जाएं और आई थिंक दे विल गाइड देम वेरी वेल, लाइक हम भी गाइड कर रहे हैं बच्चों को। और
बच्चों को लाइक वी हैव टू सी के सिनेरियो के क्या बैकग्राउंड है पढ़ने का, मैच ऑफ द स्टडीज़ देखी जाएगी उनकी, किस क्या मैच स्टडीज़ है और क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चा उस चीज़ के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता है, और अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो कि स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएगा उसको, एंड द स्पॉन्सर क्या है उसका। तो ये एवरीथिंग को देखते हुए जो है वो स्टूडेंट को प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपने एक बात कही कि अच्छा कंसल्टेंट, अब हम ये किस तरह अंदाज़ा लगाएं कि ये अच्छा है ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों के साथ फ्रॉड्स भी हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नाम निहाद अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए और उनके पास जाओ तो वो हर जगह का वीज़ा लगवा देते हैं। लगता है कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ का वीज़ा वो नहीं लगवा पाते। तो हमें अगर कोई भी बच्चा जा रहा है या उसकी फैमिली जा रही है तो पहले क्या चीज़ें उसे उस कंसल्टेंट की नोटिस करनी चाहिए? पहली बात ये कि पहले देखा जाए कि कंसल्टेंट का एयर ऑफ वर्किंग कितना है मार्केट के अंदर, ठीक है, और उसके ऑफिसेस बाकायदा मौजूद हैं शहर के अंदर, और प्लस उनका बैकग्राउंड देखा जाए कि जी वो उनका लाइक जिसे कहते हैं माउथ मार्केटिंग भी कहते हैं, बिल्कुल, कि लोग कितना जानते हैं उस इदारे को और या उस कंसल्टेंट को कि ये कंपनी जो है स्टूडेंट्स को सही भेज रही है या फ्रॉड कर रही है। देश ऑल्सो प्लस आजकल सोशल मीडिया मौजूद है, दे आर सो मेनी थिंग्स देयर, दे कैन ऑल्सो वॉच, गो यूट्यूब है, फेसबुक है, उस पर जाएँ देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, दे गेट द स्टोरीज ऑल्सो कि कौन कंसल्टेंट बच्चों को भेज रहा है, रिव्यूज़ ज़रूर देखें उसके, और प्लस ये कि ये देखें कि ये कंसल्टेंट कितने अरसे से काम कर रहा है और भेज रहा है, फ्रॉड नहीं कर रहा है, बच्चों के पैसे नहीं जा रहे हैं। तो इसमें ये कि एक स्टोरी आपको बताता चलूँ कि बहुत पहले अरसे की बात है कि इंग्लैंड और आयरलैंड के अंदर था वो कॉलेजेस जो है वो बैन कर दिए गए थे कि वो स्टूडेंट्स को यानी कि बुला नहीं सकते। अब उन्होंने आयरलैंड ने ऐसा कर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ से बुला सकती हैं बच्चों को, कॉलेजेस को बैन कर दिया था। रीज़न क्या थी? तो उन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम में भूचार आ गया था कि जी उनका जी अपडेशन करेंगे, लेवल इस लेवल को वीज़ेस देंगे, इसको नहीं देंगे। तो कॉलेजेस जो थे वो शट डाउन हो गए थे। तो जिन बच्चों ने फ़ीसें दी हुई थी उनकी फ़ीस फंस गई थी। लेकिन माशाल्लाह से हुआ ये कि मैंने अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए 5 बच्चों की फ़ीसें फंसी हुई थी जो कि मैंने विदिन 1 ईयर निकलवा के बच्चों को ऑफर रिफ़ंड करवाई मैंने, ताकि बच्चों को पैसे मिल सकें। बिकॉज इट्स लाइक यू कुड से 25,000 यूरोस थे वो जो कि फंसे हुए थे, तो मैंने बच्चों को निकलवा के दिए। अदरवाइज़ कोई इधर का कंसल्टेंट होता वो तो अपना भाग भी चुका होता। और ये जो सवाल मैंने किया है ना कि अगर आपको बाहर जाने का है तो पहले आप कोई भी किसी के पास भी जा रहे हैं तो रिव्यूज़ ज़रूर ले लें। अब कहते हैं ना कि वो बातें तो सब अच्छी कर लेते हैं, वो आपको बैठे बैठे यहाँ से बैठे बैठे अभी अमेरिका भी पहुँचा देंगे। आपको ऐसा लगेगा बाहर जाऊँगा तो वीज़ा हाथ में लेके खड़ा हुआ होगा, भाई ये रहा आपका वीज़ा। ऐसे नहीं होता है, एक प्रोसीजर होता है। उन प्रोसीजर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। महविश आपकी जानिब आते हैं। माशाल्लाह एक अरसे से आप जो हैं एज एन एंकर पर्सन काम कर रही हैं, लेकिन अगर रमज़ान ट्रांसमिशन की बात करें, आपने इससे पहले की है लेकिन प्रॉपर इस दफ़ा आप कर रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस है रमज़ान ट्रांसमिशन का? बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी लगातार 30 दिन काम नहीं किया, बिकॉज मैंने जॉब भी की तो ऐसी की कि 3 दिन काम करना है, उसके बाद 5 दिन छुट्टी करनी है, इस तरह का काम किया था। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि मैं रेगुलरली काम कर रही हूँ, वो भी रमज़ान के अंदर काम करना। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये है कि मज़ा बहुत आ रहा है। अच्छा, रमज़ान ट्रांसमिशन में वैसे भी हमें अगर हम जैसे नॉर्मल शो करते हैं, आप पहले क्राइम शो भी करती थी, आप दूसरे करंट अफेयर टाइप के इंफोटेनमेंट शोज़ भी करती हैं, और आजकल मैं आपके साथ ड्रामा भी कर रही हूँ। मुझे यही लग रहा है कि मैं अभी जर्नलिस्ट की शूट पे आ रही हूँ। ये मेरे साथ ड्रामा भी कर रही हैं, ये ज़ाहिर एक बड़ा ब्रेक है मेरे साथ काम करना। अच्छा, तो लेकिन रमज़ान ट्रांसमिशन में हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर रखना भी चाहिए। तो ये भी एक चीज़ होती है हमारे साथ, और एक फीलिंग एक बड़ी ब्लेसिंग फील होती है, क्योंकि बाकी चीज़ों को हम एज अ काम लेते हैं, ज़ाहिर है काम करेंगे पैसे मिलेंगे, दैट्स इट। बट जब हम रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो एक बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली हम ये चीज़ें नहीं सुनते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अदरवाइज मीडिया इंडस्ट्री में हम कोई भी काम करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव वाइब नहीं आती। एक कॉन्सेप्ट है ना कि जो मीडिया में काम करते हैं वो उनको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं ना, तो एक बहुत ही रूहानी सी कैफियत आ जाती है, फीलिंग आती है। और फिर मेरा तो ज़ाहिर है ये तजुर्बा इस हवाले से डेफिनेटली आपका भी होगा।
और बहुत सारी चीज़ें महविश हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन जब हम अपने उलमाओं से, अपने मुफ्ती साहिबान से सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट अभी भी मेरी जो अफ्तार ट्रांसमिशन चल रही है उसमें यही होता है कि जब हम काम नहीं करें तो हम उन उलमाए दीन जो हैं हमारे, उनकी बातों को सुनते हैं और बहुत सारे ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं जो हमारी दूर हो जाती हैं। और डेली बेसिस पे यही होता है कि हमारे दिमागों में जो कन्फ्यूजन है हम वो क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वो मुफ्ती नहीं होते, आलिम दीन नहीं होते, एक्सेस नहीं होती हमारी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ये प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। फैसल के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? फैसल कुरैशी के साथ आप कर रही हैं, फैसल कुरैशी के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छे हैं, वो बहुत जॉली हैं, बहुत फ़न लविंग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। और एक्चुअली उनका जो जॉनरा है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो टिपिकल जो एक होस्ट होते हैं ना उस तरह के नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में जैसे रूटीन में जैसे वो हैं वैसे ही वो होस्टिंग भी कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होता कि हम ट्रांसमिशन में, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह हम नॉर्मली उनसे बात करें वैसे ही हैं। अच्छा, क्योंकि आपने इतने सारे जॉनराज में होस्टिंग की हुई है, जैसे कि मैंने बताया क्राइम शो आपकी वजह शोहरत भी बना, और उसके बाद आप ज़ाहिर इंफोटेनमेंट में भी कर रही हैं। अगर अब मैं पूछूं कि इतने सारे जॉनराज में होस्टिंग करने के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, तो किस में आया? मुझे तो आवाम की आवाज़ करने में बहुत मज़ा आया था, बिकॉज दैट वाज अ सोशल इश्यूज़ बेस्ड शो। और उसमें ये था कि मुझे क्योंकि चैरिटी वर्क करने का बहुत शौक है, तो उसमें मुझे चैरिटी और सोशल वर्क करने का बहुत मार्जिन मिलता था, तो मुझे दिली सुकून मिलता था बेसिकली इसको करने से, तो मुझे वो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नो डाउट महविश ने फिर ज़ाहिर छोड़ दिया था, लेकिन महविश ने एक अरसे तक काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। काफ़ी सोसाइटी में जो है वो पॉजिटिव चेंजेस भी आई। ज़ाहिर हमारे हर शो से चेंज नहीं आता, मैं ये नहीं कहता हर शो के बाद चेंज आता है, लेकिन अगर 1% भी चेंज आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे निशिस्त पे मौजूद हैं। यूसुफ भाई, आजकल हम सुन रहे हैं कि अमेरिका में कुछ वीज़े रिजेक्शन का भी इशू आ रहा है, और जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादातर पहला ये होता है कि जी किसी तरह अमेरिका में हमारा स्टूडेंट वीज़ा हमें मिल जाए। इस वक्त कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ईज़िली जो है वो स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, और ये जो अमेरिका में इस वक्त वीज़ा रिजेक्शन का इशू आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, अभी काफ़ी अर्से से सुन रहा हूँ मैं भी कि मार्केट के अंदर चल रहा है, न्यूज़ पे भी चल रहा है कि अमेरिकन वीज़ा बैन कर रहा है लाइक पाकिस्तान को। इसको एज इट इज़ अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। क्या साराइयाँ हो रही हैं? कैसा है ये ऐसे इज़ ओनली इन द मीडिया, क्रैश है रही हैं, कोई लिस्ट नहीं बनी है। जो लिस्टें फिर रही हैं लोगों के पास, लोग मुझे भी कॉल करते हैं, लिस्ट भेजते हैं कि सर ये बैन हो गया, अप्लाई करे नहीं करे। देखें, इस वक्त एजुकेशन निज़ाम जो है, एक तो पहली बात अभी इस वक्त हिला हुआ है अमेरिका का, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा इसको स्टेबल होने दें। हर चीज़, एक नई चीज़ आती है, कोई नया बंदा आता है, अपना आपको पता है क्रू लेके आता है, चेंजेस करता है, तो बाय द टाइम एवरीथिंग गेट सेटल जाती हैं। इवन अगर पाकिस्तान पे बैन भी लग जाता है, वैसे नहीं लगेगा, मैं कहता हूँ नहीं लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर लग भी जाता है तो इट विल लिफ्ट आफ्ट 1 साल 2 साल ख़त्म, फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। और प्लस ये कि आई सजेस्ट कि जी लोग ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बंद हो गया, ज़रूर अप्लाई करें। एडमिशन्स खुले हुए हैं, बच्चे जा रहे हैं और इंटरव्यूज भी हो रहे हैं आजकल, ठीक। ज़रूर है, यानी कि इंटरव्यू बैंड नहीं हुए। एंड सेकेंडली ये कि अगर कोई समझता है कि जी मैं अमेरिका नहीं जाऊँ, कहीं और जाऊँ, तो यूरोप है, यूके है स्टूडेंट्स के जाने के लिए, एंड ईजिली दे कैन गो देयर। लेकिन अगर हम यूरोप और यूके की बात करते हैं तो ये कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और फिर वहाँ पे क्या जो स्टूडेंट्स को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ी बहुत, वो मिल जाती है? ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, जॉब के लिए। यूके के वीज़ाज़ जो हैं वो बड़े आसानी से लग रहे हैं आजकल। स्टूडेंट वीज़ा बड़े आसानी से लग रहे हैं। आई कुड से एक उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है ना एक पैटर्न बना दिया है कि दी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, उसकी एजुकेशंस और जो बैंक्स है और जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस हैं वो उसके लिहाज से जाती हैं। तो 85% विदाउट इंटरव्यू वीज़े स्टूडेंट्स के हो जाते हैं 15 डेज़ के अंदर, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऑल्सो अलाउड टू वर्क देयर, और प्लस आफ्टर ग्रेजुएशन दे कैन डू द एक PWS वीज़ा होता है उनके लिए फॉर 2 years, अप टू 2 years दे कैन स्टे आफ्टर देयर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री। यूरोप है, और यूरोप में तो बल्कि अच्छे मौके ये हैं कि यूरोप में कुछ डेस्टिनेशन ऐसी हैं जो कि फ्री पढ़ा रही हैं, ठीक है। लाइक जर्मनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है बच्चों को, इटली है फ्री कॉस्ट पढ़ा रहा है, और बाकी भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं जो कि कम पैसों में पढ़ा रही हैं, बहुत ही कम पैसों में पढ़ा रही हैं, लाइक 2000-3000 यूरो पर ईयर। अच्छा, जो लोग ये टर्की की तरफ भी कुछ जाते हैं, स्टूडेंट्स टर्की में भी जाते हैं, तो वो सही है, उसकी जो वहाँ से हम डिग्री लेते हैं उसकी वैल्यू है उस तरह? हाँ, टर्की इज़ गुड टू लाइक साइट सीन्स, ठीक है, गुड एटमॉस्फेयर, अच्छा। वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं, वहाँ बच्चों को टर्की भेज रहे हैं। लेकिन टर्की ये कि इट्स नॉट योर
फाइनल डेस्टिनेशन, ओके। ठीक है। यू हैव टू कम बैक पाकिस्तान और यू हैव टू गो यूरोप और अमेरिका। अच्छा, आप किस कंट्री से जब डिग्री लेकर आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, तो किसकी ज़्यादा वैल्यू है, किस कंट्री की ज़्यादा वैल्यू है डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू? अमेरिकन डिग्री फर्स्ट, देन द ब्रिटिश, अदरवाइज फिर यही वाला सीन चल रहा है नॉर्मल, बाकी जो चल रहा है। अच्छा, कितने पैसे लग जाते हैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, हमने तो नहीं जाना। ओके, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गोइंग। यूएसए के लिए you could go with like $5,000, ठीक है। $5,000 यूसुफ भाई लग जाते हैं। You can go to US, not my यूनिवर्सिटी फीस देंगी पड़ेगी $200। तो टोटल पूछ रहा हूँ कितने होते हैं यूसुफ भाई? वो तो टोटल बताएं। फीस पे डिपेंड करेगा ना। तो पाकिस्तानी अच्छे खासे बन गए, लेकिन ये है कि आपको ज़ाहिर है, जो मैंने इस वजह से सवाल किया कि बहुत से लोग और दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो मेन डिग्री की वैल्यू है वो कहाँ की, ये सवाल बनता था। अच्छा, हमारे यहाँ लैंग्वेज का एक बड़ा इशू आता है। ज़ाहिर है आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी टाइम से सिखा रहे हैं। अच्छा, पहले टेस्ट हुआ करते थे, आइल्स का टेस्ट होता था, 1-2 और होते थे, कुछ अब नए कोर्सेज आए हैं क्या? एडवांस कोर्सेज आए? जी। एक्चुअली हमारा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो हमने खोला है वो इसी वजह से खुला है कि जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए। ये जो फादर ने ओपन अप किया था, इसको पहले लाइक कंसल्टेंसी थी पहले, लाइक व्हेन ही यूज्ड टू सेंड स्टूडेंट्स अब्रॉड, भेजते थे तो स्टूडेंट्स तो आते थे, कहते थे जी ये पैसे हैं हमें भेज दो, लेकिन कैसे भेज दो, इंग्लिश तो नहीं है ना। तो इसी वजह से उन्होंने फिर ये कि इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया कि जो कि लोगों की इंग्लिश से बेहतर करें और फिर बाहर भेजें। अच्छा, अब ये कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मांगती हैं, बिकॉज वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सो दे आस्क फॉर कि जी बच्चे की इंग्लिश सही है नहीं है। तो पहले ईजादारी थी मार्केट में टॉफल की, ठीक है, पहले वो था पहला फर्स्ट। तो टॉफल के बाद जो है वो अमेरिकन था, फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि जी वी शुड कम ऑल्सो इन द मार्केट, तो हम भी अर्न करें, तो उन्होंने आइल्स स्टार्ट कर दिया। सो द आइल्स दे हैव स्टार्टेड नाउ। सो अब भी, लेकिन इन दोनों के बाद से ये कि और भी लाइक ऑस्ट्रेलियन स्टार्ट किया, पीटीज करके स्टार्ट किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलियन का जी हम भी अपना स्टार्ट करते हैं, सब अपना अपना ला रहे हैं, अपना ले आया टेस्ट उठा के कि जी हमारे पास आ जाओ। अच्छा, अब हुआ ये कि बिकॉज जैसे जैसे अब दुनिया जो आपको पता है कि ना जा रही हाईटेक पे जा रही है, मोर ऑनलाइन लर्निंग पे जा रही है, तो फिर ये कि कुछ टेस्ट नए निकल के आए हैं, जैसे कि डिलिंगो है, टेस्ट निकाला है, अमेरिकन टेस्ट है ये, डिलिंगो टेस्ट है, और ये इस वक्त का सबसे बच्चों के लिए बेहतरीन, आसान और सस्ता टेस्ट है। इजी है, ईजी भी है। चलो फिर सही। इसकी तैयारी हम बच्चों को कराते हैं और बहुत इजी भी है, और ये ऐसा टेस्ट है कि आप घर में बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं और घर में बैठे बैठे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसकी टेस्ट फीस भी एज़ कम्पेयर टू टॉफल आइल्स बहुत कम है। वहाँ भी बड़ा अच्छा है, घर में बैठे बैठे सीखें, और बड़ी ज़रूरी होती है हमारे यहाँ लैंग्वेजेस, और अभी लैंग्वेजेस पे भी हम बात करेंगे। मैं भी शाप की जाने बातें, अब आपने बता तो दिया कि भाई रमज़ान ट्रांसमिशन का आपका एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। ये बताएं, ड्रामे में आपने पहले भी एक्टिंग की है, और क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली लोग पढ़ के नहीं आते हैं, वैसे ही आ जाते हैं, तो जब आपने इस पर इतना पढ़ा हुआ था तो आप एक्टिंग इतना कम क्यों करती हैं, वजह क्या है? एक्टिंग बेसिकली फुल टाइम जॉब है, और फुल टाइम मैंने जैसे कि बताया पहले कि मैं काम करना इतना मैं सीरियस हूँ नहीं अपने करियर को लेके, तो यही रीज़न थी कि पहले मैंने थिएटर एक्टिंग की थी, जबकि सबसे मुश्किल वो है। जी, सबसे मुश्किल वो है और सबसे ज़्यादा मज़ा आता भी उसमें है। तो जब मैंने उससे स्विच किया टेलीविज़न एक्टिंग की तरफ, तो वो मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था मुझे। और होता यही था कि सुबह से आप शूट पे जा रहे हैं, रात को घर वापस आ रहे हैं, फिर अगले दिन फिर शूट है, और लंबे लंबे स्पेल्स हैं, सोप्स भी किए हैं मैंने। तो सोप्स का तो ये होता है कि पूरे पूरे महीने आपकी शूट्स चल रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि फिर आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी कुछ नहीं रह जाती। तो मुझे ये था कि बैलेंस लेके चलना चाहिए ना, अपनी फैमिली लाइफ को भी और अपने प्रोफेशन को भी। तो फिर मैंने ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जिसमें मुझे अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिल जाए, अपने लिए भी मिल जाए। अच्छा, मैं जहाँ पे थिएटर की बात करते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मतलब हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कोई वाला सीन नहीं है कि जब आप उतर गए एक दफ़ा स्टेज पे तो फिर उतर गए, उससे पहले की उससे पहले रिहर्सल हो गई तो हो गई। लेकिन हमारे यहाँ मैं बात करूँगा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग थिएटर करते हैं, क्या उन्हें उतने पैसे मिलते हैं? क्योंकि है इतना मुश्किल, लेकिन मैंने सुना है कि पैसे कम है। अब मैं गलत हो सकता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में अनलकीली कोई स्कोप नहीं है थिएटर इंडस्ट्री का ना, क्योंकि इसको एज अ प्रोफेशन नहीं डील किया जाता। इनफैक्ट अभी तक एक्टिंग को
भी आप मेन अपना प्रोफेशन नहीं चूज कर सकते, ब्रेड एंड बटर नहीं बना सकते। एक्टर्स के भी साइड हसल्स हैं, वो कुछ ना कुछ और कर रहे होते हैं तभी जाके वो खास तौर पे जो बिगनर्स हैं उनका तो बिल्कुल बिगनर्स और बड़े बड़े एक्टर्स भी, क्योंकि एक्टर की जो लाइफ है ना बहुत शॉर्ट होती है अनटिल अनलेस आपके अंदर वर्सटैलिटी नहीं है। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप एक टाइम पीरियड के लिए तो चल पाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फिर आप रुक जाएंगे एक जगह पे। जब आप रुक जाएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ना कुछ करने का। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ और भी साइड पे करें। लेकिन ये बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का, बिकॉज हमारे यहाँ अच्छा पे नहीं किया जाता, और अगर अच्छा पे कर भी दें तो वो जो पेमेंट्स जो डिले कर देते हैं ना, वो मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मेरा इतना थिएटर से कभी ताल्लुक़ रहा नहीं है, लेकिन मैंने एक आध दफ़ा देखा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है, हमारे बस का तो नहीं है। गवर्नमेंट की सतह पे कुछ सपोर्ट होती है थिएटर को? थिएटर को ये है कि अब क्योंकि आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा थिएटर प्लेज हो रहे हैं और उन्होंने बहुत इस्टेब्लिश कर लिया है चीज़ों को, तो ये है कि सिंध हुकूमत ऑब्वियसली फ़ंडिंग भी करती है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आप एज अ प्रोफेशन अगर इसको लेके चलेंगे तो ये इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपके अंदर इतना पैशन है तो आप इसको अपना प्रोफेशन बनाएं, अदरवाइज़ हाँ। और ये बहुत मुश्किल काम है। जिस बंदे ने थिएटर कर लिया, मैं कहता हूँ फिर वो सब कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं तो रिहर्सल्स होती हैं, और फिर जब आप स्टेज पे उतर गए तो फिर कोई चांस नहीं है। यहाँ तो चलो ये होता है कि रीटेक हो गया या दोबारा शॉट ले लेंगे, वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। रीटेक के अलावा एक और चीज़ ये होती है ना कि इतना बड़ा मजमा है, 2-3 घंटे का आपका प्ले है, और आपने जो परफॉर्म करना है वहीं परफॉर्म करना है, और वहीं आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तालियां बजी तो बजी, नहीं बजी तो नहीं बजी तो आप गए, नहीं बजी तो आप गए। अच्छा महविश, मैं आपको इतने अरसे से जानता हूँ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं पूछा आपकी शुरुआत कैसे हुई। मतलब आपकी फैमिली में से तो कोई नहीं है इस फील्ड से, तो ये आप कहाँ से आ गई फिर अचानक? एक्चुअली ये मेरे ख्याल से किसी भी आर्टिस्ट के लिए ना ये माना जाता है कि आर्टिस्ट इनबॉर्न होता है, 99% उसके अंदर टैलेंट होता है, बस 1% है जिसको तराशने की ज़रूरत होती है। तो मेरे अंदर एक एक्टर बचपन से था, और ये था कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग पढ़ूंगी या मैं एक्टिंग स्कूल जाऊंगी। मेरा शुरू से ये था, मेरे पेरेंट्स का भी, कि तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, और मुझे मेंटली डॉक्टर ही बनना और था। आपके फादर खुद एक एजुकेशनिस्ट थे? जी जी बिल्कुल, वो प्रिंसिपल थे स्कूल के। इनफैक्ट मेरे तो घर में टीवी भी बंद कर दिया था जब मेरे 9th और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स थे, कि नहीं भाई घर में टीवी चलेगा ही नहीं जब तक इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। खैर इंटर भी मैंने किया, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है वो भी मैंने दिया, BDS में मेरा एडमिशन हो गया था, मुझे BDS करना नहीं था। तो मैं कहा यार अब मेरा MBBS में जब हुआ ही नहीं है तो मैं BDS में करके क्या करूँगी। तो मेरी मदर ने मुझे पुश किया कि तुम फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन जाओ, तुम ज़ूलॉजी पढ़ लो, बिकॉज मैं बायो में बहुत अच्छी थी। और वो खुद B फार्मिस्ट थी? जी हाँ। तो मैंने अप्लाई तो किया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन साथ साथ मैंने BS मीडिया साइंसेज में भी अप्लाई कर दिया, जो मेरे अंदर एक था मसला छुपा हुआ था कहीं ना कहीं। वो मैंने बाय चांस अप्लाई किया, सब जगह मेरा एडमिशन हो गया था, BS मीडिया साइंसेज में भी हो गया। तो मेरे जो अंदर का एक एक्टर था ना, उसने कहा कि नहीं यार मुझे तो मीडिया साइंसेज की तरफ जाना है। ऑल दो मीडिया साइंसेज जो BS है उसके अंदर एक्टिंग आपको नहीं सिखाते, लेकिन ये है कि मीडिया स्टडीज़, टेलीविज़न प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग, इस तरह की चीज़ें पढ़ाते हैं, जर्नलिज्म पढ़ाते हैं। तो वो मैंने 1 साल पढ़ा, वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ एक्टिंग नहीं सिखा रहे थे ना, वो मैंने क्विट कर दिया। फिर ये हुआ कि मैं ऐड देखती थी, नापा के ऐड आते थे, ज़िया मोहिउद्दीन साहब का ऐड आता था टीवी पे। तो मुझे ये होता था जब पाकिस्तान में एक एकेडमी खुल गई है, क्योंकि उससे पहले तो दिल्ली में होती थी, इंडिया में होती थी, तो मेरा ये था कि यार शायद कभी मुझे अल्लाह ताला मौका दे तो मैं इंडिया जाके इस थिएटर एकेडमी में एडमिशन लूँ। लेकिन लकीली ये एकेडमी कराची में खुल गई, थिएटर एकेडमी, और मैंने वहाँ जाके ऑडिशन के लिए अप्लाई कर दिया। और इस तरह से अप्लाई किया था कि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के एडमिशन फॉर्म लेने गई थी, वहीं से मैं वापसी पे अपनी मदर को नापा ले गई कि नहीं एक चक्कर तो वहाँ लगाना चाहिए। मम्मी ने ये नहीं कहा बेटा ये फॉर्म किस लिए लिया फिर? नहीं, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की अच्छी बात ये थी, वो ये कहते थे कि तुम्हें पढ़ाई करनी है तो वो जिस भी चीज़ की पढ़ाई हो, पढ़ाई होनी चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो चूँकि वो पढ़ाई थी तो इसलिए मेरी मदर मुझे वहाँ ले गई, क्योंकि मैं वहाँ कोई ड्रामे की शूट करने नहीं गई थी, मैं वहाँ पढ़ने के लिए गई थी। तो इत्तेफाक था, और मैं इतनी लकी थी कि जैसे ही मैं नापा एंटर हुई हूँ, मेरी मुलाकात ज़िया मोहिउद्दीन साहब से हो गई। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। आप उनसे 1 सेकंड के लिए भी मिल लेना तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे। No doubt। तो मेरा भी यही हाल था। मैं तो खैर उन्हें इतने अच्छे तरीके से उस वक्त जानती ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या शख्सियत है, लेकिन ये मुझे पता था कि ये कुछ बहुत बड़ी शख्सियत कुछ है। और ये भाई एक बड़ी बात होती है कि
अम्मी के साथ फॉर्म लेने गई हैं किसी और चीज़ को और फिर ले गई अपने उस पॉइंट पे जहाँ से इन्होंने बनना था, लेकिन नो डाउट अपनी फील्ड में एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो डिसीजन सही था, वरना ज़बरदस्ती किसी प्रोफेशन में डाल दो ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। और क्या डिश क्या बना रही थी आप? चिकन चंगेज़ी, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। चिकन चंगेज़ी रेडी हो चुकी है, रेडी अब हो कुछ और गई डालना है। रह गया इसमें? जी, इसके अंदर में हम काजू और बादाम का पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। अरे वाह, काजू और बादाम, इसीलिए वो तो भी ये रेसिपी में। चंगेज़ी है, लाइक मुगलई डिश। हाँ। तो ये तो फिर मस्त है ना। चंगेज खान से तो लड़ाकू होना चाहिए था कुछ। और हरा धनिया इसमें अच्छा, जब आप घर में बनाती हैं तो फिर काजू बादाम डालती हैं या स्किप हो जाता है? सब कुछ डालती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, स्किप हो जाता होगा ठीक है। वो। और क्या चीज़ रह गई है जी? और इसमें हम डालेंगे किन्नौर का पाउडर, चिकन पाउडर जो है, इससे इसका जायका और जो है मजीद निखर ज़बरदस्त के हो जाएगा। आएगा। और इस साल कनौर पेश करता है रिफ्रेश करो अफ्तार, कनौर के मुकम्मल प्रोडक्ट रेंज के साथ चटपटा नूडल्स, केचप, चिली, गार्लिक सॉस, चटनी एंड चिकन क्यूब्स। ज़बरदस्त। और कोई अगर मुझे इसमें से एक भी मेरे दबा है ना, कुछ नहीं होगा। आई बेट यू नहीं आ सकता, क्योंकि खाना बनाते हुए जिद्दी दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। बिल्कुल तो जब जी। सर्फ एक्सेल है तो भूल जाएं, आपके दाग धब्बे आपको लगेंगे भी तो वो धुल जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अब तक मैं आपको बता दूं आज 25वीं सहरी है और 6 दफ़ा ये मेरे अपने घर जाके मेरे कपड़े धो के ला चुकी हैं, क्योंकि स्टेन भी इन्हीं की वजह से आता है, तो यही धोएंगी। अच्छा, ड्रिंक क्या बना रही हैं आज आप? ड्रिंक बना रही हूँ मैं बबली मॉकटेल। क्या? बबली मॉकटेल। बबली? जी। इसमें आपने बबल डाली है? नहीं, इसके अंदर ऑरेंज जूस है Okay. और वाइट सोडा है, तो उस बबल्स होते नहीं हैं ना, तो और ये इस नाम वजह से तो इसका इस नाम नाम पे बबली तो मॉकटेल है। इस नाम पे तो अभी सवाल उठता है, बबली कहाँ से? ये बस बबल इसको कहाँ? बबल्स यानी कि नहीं, वो किसने सोडा नाम है ना, रखा? वो बबल देखें ना आप, अभी देखें इसमें बबल्स हैं। अच्छा, आएं करीब से देखें इस तो वजह इसको से। बबली इनको ड्रिंक कहते हैं। एतराज़ है bubbles से जी, भाई, bubbles और खत्म कर इसमें दीजिए। जो ठीक है है। वो ब्लैक पेपर है, ब्लैक सॉल्ट है, तो इससे और मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग से हमारी डिश। ठीक है। महविश, आप कितने साल बाद किचन में आई हैं ये बताएं, लेकिन आप तो आजकल रमजान ट्रांसमिशन में जा ही नहीं है किचन में। मैं तो हूँ ही किचन में, दिन रात सुबह शाम। तो वैसे उससे सीखा कुछ आपने खाना बनाना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे आता था पहले से। नहीं, वैसे आप ये बताएं, आपने कुकिंग करती हैं आप? ही नहीं करती? जी जी, आपको पता होगा मैं इतने अच्छे खाने बनाती हूँ, आपने तो मेरे हाथ की रोटियाँ भी खाई हैं, बिरयानी भी खाई है। सिर्फ रोटी अच्छी बनाती हैं? अच्छा, नो डाउट रोटी बहुत अच्छी बनाती हैं, ये बात तो जो है। इंसान रोटी अच्छी बना सकता है ना, वो हर खाना बना सकता है। अच्छा, नहीं, ये मुझे बताएं कि और क्या क्या बना लेती हैं आप? हमने तो नहीं खाया, हमें याद नहीं आ रहे, कुछ याददाश्त में कमी हो मैं गई। बहुत अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ, मैं निहारी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ, मैं कबाब बहुत अच्छे बना लेती हूँ, मैं हलीम बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मैं कोरमा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मेन्यू कार्ड थोड़ी पूछा था मैंने। कोरियन डिशेस बहुत अच्छी बना लेती हूँ, मैं हॉटपॉट बहुत अच्छा बना अच्छा, लेती हूँ। कोरियन कहाँ से आ गई? चलिए, यहाँ तक तो समझ आ रहा था, बिला वजह बीच में इंग्लिश नाम ले आई। वो नहीं, वो इसलिए ना, एक तो मेरी बेटी भी है ना, आपका बेटा भी है, वो भी इंग्लिश है कि नहीं है? नहीं, तो कोरियन- जब बर्गर बच्चे हैं तो उनके लिए कोरियन तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। अच्छा, वो वही होता है, ब्रेड के ऊपर हल्का सा केचप डालो, बोलो कोई नाम दे दो उसको। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसे नहीं। नहीं होता। कुछ ऐसा नहीं होता। नहीं। आपको कुकिंग किसने सिखाई? मुसरत आंटी ने सिखाई? किसने सिखाई? हाँ, मुसरत आंटी ने सिखाई है। इनकी अम्मी का नाम है भाई मुसरत आंटी, तो उन्होंने सिखाई आपको कुकिंग? जी जी। तो कितने साल की उम्र में सिखा दी थी? पाकिस्तान में ना लड़कियों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कुकिंग, उनको वैसे ही आ जाती है, क्योंकि नहीं, उनके वैसे ऊपर कैसे इतना आ जाती प्रेशर है? होता है कि आप लड़की हैं तो आपको कुकिंग आनी चाहिए, अदरवाइज आपका अच्छे घर आने में ना रिश्ता रिश्ता नहीं नहीं होगा। होगा। तो और लड़कियां गोल जैसे- रोटी बनानी आनी बिल्कुल चाहिए। गोल रोटी, खिले खिले चावल फूले फूले फुलके। आप लोग और इसे गला कर लें हुआ आप। गोश्त। आप कर लें, आपने जो बातें कर दी है। अच्छा, इनको बड़ा मजा आता है इस तरह के ना फुलके और गोल खिले हमें खिले नहीं, चावल। ये मर्दों की ऑब्सेशन है कि लड़की को गोल रोटी बनानी आनी बिल्कुल। चाहिए, फुली हुई रोटी बनानी आनी चाहिए। भाई ये लड़कों की रोटी ऑब्सेशन। रोटी रोटी होती है, खानी है, वो गोल हो या चकोर हो। हमारा आज का मौजू ज़कात, सदका और फ़ितरा, इस पे हम मुफ्ती साहब से बात करेंगे। मोहसिन भाई, अगर हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम में ज़कात और सदक़े की क्या अहमियत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राक़ीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो अल्लाह के महबूब और रहमतुल आलमीन है। शहरी भाई, कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर ज़कात का भी ज़िक्र किया और सदका और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल भी अल्लाह ने कुरान हकीम में बयान फरमाए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो उसके साथ ही फरमाता है व आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। ज़कात, जिस तरह नमाज एक बदनी इबादत है और रोज़ा भी एक, देखें आप, बदनी इबादत है, ज़कात एक माली इबादत है और सदका भी एक माली इबादत है। सबसे पहले अगर हम सदक़े की बात करते हैं तो याद रखिएगा
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है यानी सदका करता है तो अल्लाह ताला उसे 700 गुना बढ़ा कर लौटाता है। फिर उसके बाद अगर ये देखा जाए कि मैं पहले सदक़े की बात करूँ फिर ज़कात की तरफ आऊँगा कि सदका बड़ी से बड़ी मुसीबत को टालता है। यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े के ज़रिए करो। यानी जब हम बीमार होते हैं तो हकीमों के पास जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं, ये भी सुन्नत रसूल है। लेकिन अगर आपका मर्ज़ ऐसा हो कि इलाज आपको तबीबों हकीमों से नहीं मिल रहा हो तो फरमाया जाता है कि आप सदका करें, ये भी आपकी बीमारी का इलाज सबब बन सकता है। फिर एक और हदीस जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने आप को बचाओ जहन्नुम की आग से या आग से सदका देकर। जब एक मुसलमान सदका देता है तो अल्लाह ताला वो बंदा जन्नत के करीब हो जाता है और दोज़ख से दूर हो जाता है। फिर इसी तरीके से एक और मैं बात बताऊँ, सदका जो है ना सिर्फ बुरी मौत को टालता है बल्कि वो जो हादसात आम तौर पर नागहानी तौर पर इंसान के ऊपर होते हैं, मिसाल के तौर पर हुज़ूर ने फरमाया अल ऐनुन हक़्क़ुन, नज़र हक़ है। अब आम तौर पर इंसान को नज़र हो जाती है, तो आप जो सदका खैरात देते हैं इससे आपकी जो वबा या वबाल या जो नज़र बद है वो आपकी टल जाया करती है और आप फिर अल्लाह ताला की जो कहते हैं हिफाजत में जो अल्लाह ताला बंदे को देता है वो और कवी हो जाती है। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, हम ज़कात पे जाने से पहले कुछ सवाल जहन में आ गए। हमारे यहाँ सदक़े का कॉन्सेप्ट ये है कि जी काला बकरा दे दें, काली मुर्गी दे दें, 12 अंडे सर के ऊपर से घुमा के दे दें, क्या इनकी हकीकत है? और फिर हमने ये देखा है कि सदका करते वक्त सबसे कमज़ोर बकरा खड़ा हुआ होता है कि जी इसका सदका करना है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें ज़कात पे जाने से। अच्छा, पहली बात हुजूर ने फरमाया सदका दे दो चाहे एक खजूर का दाना ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप काले काले बकरे बड़े बड़े करें, जो आप साहिब आपकी हैसियत है आप रोज़ाना की बुनियाद पर या जब भी आपको मौका मिले, जैसे मैंने आपके सामने एक हदीस रख दी कि अगर आप खजूर भी एक सदका करते हैं तो ये भी अल्लाह क्या काबुल कबूल अच्छा, है। जैसे लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा रह जाएगा। हमने देखा है सदक़े के बकरे लगे हुए होते हैं, वो बड़े कमज़ोर होते हैं। अब मेरी हैसियत है मैं महंगा कर सकता हूँ, अच्छा, क्योंकि सदक़े का बकरा कमज़ोर ही होना चाहिए। अच्छा देखिए, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाहु जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन शय को पसंद फरमाता है। जब हम किसी अपने एक अजीज़ के पास जाते तोहफा देने तो हम 10 मरतबा सोचते हैं कि यार ये इसको मैं दूंगा कि ये नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, यार ये इसको बुरा तो नहीं लगेगा। आम इंसान के पास जब जा रहे हैं तोहफा लेकर या हदिया लेकर तो हम इतना सोचते हैं। जब रब की बारगाह में कोई तोहफा पेश कर रहे हैं, जब रब की बारगाह में हदिया दे रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं ये नहीं। पॉइंट था मेरा। बात ये अल्लाह कबूल तो कर लेगा, अल्लाह तो तुम्हारा हर बात, लेकिन सारी बात ये कि अल्लाह हसीन है और उसकी बारगाह में हसीन तोहफा दिया जाए या सदका किया जाए, उसकी बारगाह में वो चीज़ मकबूल होती है। ठीक है। अच्छा, अब ज़कात की जानिब आ जाएं क्योंकि सवाल रह जाता तो उसमें मैंने नहीं, लेकिन ज़कात जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में जैसे मैंने आपको कहा अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। ज़ाहिर सी बात है, याद रखिएगा हर साहिब निसाब शख्स उसको ज़कात देना लाजिम मल्लूम है। साहिब निसाब कौन है? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी रकम जिस पर पूरे साल को गुजर जाए, या यानी घर में इतनी रकम रखी हो या चांदी रखी हो या सोना रखी हो या इन तीनों को मिलाकर इतनी रकम बनती हो और उस पर पूरा साल गुजर जाए तो 2.5% देना ज़कात लाजिम आ जाती है, वाजिब। अच्छा, ज़कात जो है सिर्फ रमज़ानों में निकालनी होती है, पूरे साल निकाल सकते हैं? अच्छा देखिए, रमज़ान में निकालने का फ़ायदा क्या है? देखिए, रमज़ान में निकालने का फ़ायदा ये है कि आपको मालूम है कि नफिल सुन्नत फ़र्ज़ सवाब ज़्यादा मिलता है। और मुसलमान को तो हरीस होना चाहिए ना कि यार मिसाल एक जगह आप काम करते हैं तो आपको 10 रुपये मिलते हैं, उसी जगह आप काम करें आपको 50 मिल रहे हैं। रमज़ानों में निकालने से बोनस ही बोनस है। अल-मुख्तसर ये तो इस वजह से रमज़ान में कसी तादाद में निकाला जाता है। और फिर ये होता है कि इंसान को आसानी होती है कि पूरा साल गिनने में, आप कौन से महीने में लिया, कौन से महीने ज़कात पूरी हो, तो ये रमज़ान से रमज़ान पूरा एक साल हो जाता है, तो ये आसानी हो जाती है ज़कात अदा करने में। ठीक है। अच्छा, किन लोगों को वाजिब है कि जिनको देनी है? मैंने सुना है, अब मैं शायद गलत हूँ, कि अगर किसी पे कर्जा हो तो उसको नहीं देनी होती, या कुछ इसमें कंफ्यूजन है? थोड़ा देखिए, कर्जा ऐसा है कि अगर वो कर्जा मिल जाने का यकीन है, हाँ, तो फिर वो उसे फिर ज़कात देनी है। जैसे ही पैसा मिला तो पिछले जो साल गुजरे तो वो ज़कात देगा, ऐसा कर्जा। अच्छा, ये नहीं कि साल एक साल ख़त्म तो फिर ख़त्म नहीं, लेकिन अगर एक शायद याद रखिए कि अगर उस साल उसको यानी कि पैसा ना मिला तो अलग बात है, लेकिन अगर उसको वो पैसा मिल गया कि इतना पैसा जो पिछले सालों का ज़कात बनता था तो उस पर लाजमी वो ज़कात देगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा मैं आपको बता दूँ ज़कात आपने किन किन लोगों को दी जाए। देखिए, मसारिफ़ ज़कात जो 8 अफराद है। सबसे पहला है फ़कीर, दूसरा है मिस्कीन,
तीसरा वो कर्जदार, जैसे मिसाल के तौर पे जिसको कर्ज, अगर किसी का कर्ज है, अगर वो ज़कात उसको देकर उसका अदा हो जाता है कर्ज, तो उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से पहले तो गुलामान होते थे, यानी कि ग़ुलाम जिनको आज़ाद किया जाता था, लेकिन अभी भी अगर आपके घर में कुछ सर्वेंट है तो आप ऐसे शख्स को जानते हो कि हाँ कभी ये अहलियत है, इसको ज़कात दे सकते हो, तो आप पहले गुलाम रहे, आपके सर्वेंट हैं। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो आपने सर्वेंट की बात की, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि लोग अपने घर में काम करने वालों को ज़कात देते हैं और फिर उनसे घर के 4-5 काम भी एक्स्ट्रा करा लेते हैं कि भाई आज तो हमने इसको ज़कात भी दी ना, खुश हो जाएगा। तो ये कितना गुनाह है? नहीं, गुनाह तो नहीं, लेकिन ये नाजायज़ अमल है। इस अमल के साथ, इस नीयत के साथ आप देखिए ज़कात दे रहे हैं, आप उसको एहसान नहीं कर रहे हैं, हाँ। आप अपने माल को पाक कर रहे हैं। अब आप ज़कात देते वक्त अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि मैंने इसको ज़कात दी, तो फिर तो आपकी ज़कात ज़ाया हो गई। आपकी बात बिल्कुल इस तरीके से कि देखिए वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। यानी कि याद रखें, ये ज़कात उन्हीं का माल था जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखा था, माल उन्हीं का था, लेकिन आप उसको एहसान जता कर दे रहे हैं, तो फिर आप जाहिर सी बात है रियाकारी दिखाओगे और ये गुनाह है। सारी बात इतनी सी है कि आपने उनको जो देना भी बहुत से, यहाँ तक भी हुक्म है कि अगर आपको मालूम है कि एक शख्स पर ज़कात लगती है, मिसाल के तौर पर कि उस पर ज़कात दी जा सकती है, तो मुस्तहक है, लेकिन अगर आप उसको ये जान के लोग ऐसे ये सब ज़कात है, ज़कात के पैसे, और भाई क्यों इसका दिल तोड़ रहे हो और क्यों उसकी दिलाजारी करो? हुक्म यह है कि फिर आप उसको ज़कात दे दें। अगर तोहफ़तन भी आप ये कह रहे हैं तब भी आपके साथ ज़कात अदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत में ज़कात देना था और उसकी दिलाजारी या इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना था। अच्छा, सैयदों को कहते हैं कि जी सैयद पे ज़कात वाजिब नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि ज़ाहिर है मैं खुद सैयद हूँ, अब आपके ऐसे कई सैयद आपके जानने वाले होते हैं कि जिनके इस वक्त माली हालात ठीक नहीं है। आपसे जब मेरी पहली नशिस्तों में बात होती है तो हम कहते हैं कि जी तोहफ़तन दे सकते हैं, लेकिन आजकल मुल्क की हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम तोहफ़तन दे सकें, हम तो ज़कात ही निकालेंगे। तो इसका हल क्या है मोहसिन भाई? देखिए, मैं फिर आपसे बात कहूँ, करें शरीयत ने है ये हुक्म दिया है, उनको आप हदिया ही दे सकते हैं, ज़कात नहीं दे सकते। अब इसका तरीक़ेकार है कि आप हीला बहाना, एक हीला कर सकते हैं। हीला की आपको मिसाल बताए तो, और ये शरअन तौर पर जायज़ है। मिसाल के तौर पर मस्जिद में जो है ज़कात के पैसे नहीं लगते, तो आप वहाँ या वहाँ एक मदरसे के तलबा को आप ज़कात देते हैं और आप उसको ये माल दे, आप उसको उसका मालिक बना देते हैं। अब फिर वो चाहता है कि किसी उसमें जैसे मस्जिद है या फितर या आप अफ्तार के माल में भी ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी अफ्तार जो आप करा रहे हैं, तो फिर अगर वो शख्स उस नेक काम में लगा दे तो फिर जाए। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि भाई मुझे अपनी किसी सैयद की मदद करनी है तो आप उसे हदिया देते हैं। अब हदिया का मैंने आपको तरीक़ार बता दिया कैसे होगा। अच्छा, क्या सैयद को दे सकता है? कुछ कहते हैं, लेकिन जमहूर का यही हुक्म है और मैं भी यही कहता हूँ कि आप सैयद को भी ज़कात ना दे सकता है, आप उसे हदिया ही दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है सैयद को ज़कात देने से। हाँ, क्योंकि ये सवाल मैं इस वजह किया क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद सैयद हूँ और हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं हमारे जो सैयद होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, लेकिन इनको देने का एक प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादातर ज़ाहिर है आप हदिया के तौर पे अपनी खुशी से दे सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुल्की हालात की भी फिर इश्यूज़ आते हैं। तो हीले का एक जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू दी जा सकती है, और हीले का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपको ज़कात मिली है आप किसी ऐसे शख्स को दें जो मुस्तहक है, वो अपनी मर्जी से वो रकम आपको वापस करेगा कि इसको किसी भी नेक काम में आप लगा सकते हैं, फिर वो माल जो है वो पाक हो गया एंड देन फिर आप उसको आगे कर सकते हैं। अब यूसुफ भाई, जैसे मैंने शुरुआत में कही थी कि आप जो है लैंग्वेजेस कोर्स भी कराते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज की जानिब तो बाद में आते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना कितना ज़रूरी है और ये तो इतनी मुश्किल है, सीखेंगे कैसे? चाइनीज़ लैंग्वेज देखिए, जैसा उर्दू है ऐसा चाइनीज़ भी है, ठीक है ना। तो हम पाकिस्तान में कराची में बॉर्न हुए हैं तो हम उर्दू लोग बोलते हैं, तो हम उर्दू बोलते हैं, लेकिन खालिसन उर्दू नहीं बोलते हम, जो उर्दू होती है जो हमारी, ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर हम चाइना पैदा होंगे तो हम चाइनीज़ सीखेंगे। अच्छा, सीखना चाइनीज़ ज़रूरी इस वजह से है, देखिए इंटरनेशनल लैंग्वेज तो ज़रूरी है, सीखना चाहिए, हर एक को सीखना चाहिए, बिकॉज ऑफ आपको कभी इंटरनेशनल तौर पे आज के जैसा फ्रीलांसिंग का रुझान है मार्केट के अंदर, तो इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज वो वहाँ पे काम आती है आपके। इसी तरह से यहाँ पर चाइनीज़ है, CPEC हमारे पास चल रहा है ना, तो वहाँ जॉबिंग ज़्यादा चाइनीज़ आती है। यस, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइनीज़ पढ़ते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, मैं कुछ यूनिवर्सिटी जानता हूँ जहाँ पे बाकायदा चाइनीज़ एज ए सब्जेक्ट डाला हुआ है उन बच्चों के लिए, ताकि वो इंजीनियर्स जब पढ़ के निकलें तो ये CPEC में जॉब कर सकें। इवन कोई चाइनीज़ सीख भी जाता है तो वो एज ए इंटरप्रेटर उसकी जॉब लग जाती है, और चाइनीज़ लोग उनको लेते हैं। दे आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान चल रहे हैं चाइना के, तो अच्छा है लाइक चाइनीज़ का रुझान। चाइनीज़ मतलब कोई है सिखाने वाला, सीख जाएगा बंदा?
यस टूटी फूटी सीख जाएगा, आजकल सीख तो जाएगा। काफी लोग सीख रहे हैं। इनफैक्ट MBBS करने के लिए भी यहाँ से बच्चे जा रहे हैं और वो स्टडी करते हैं चाइना में जाके, तो वो सीख के नहीं जा रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज, वो वहीं जाके सीख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस वजह से चाइनीज, कभी हम चाइनीज देखते भी है ना, आपस में बात कर रहे होते हैं, समझ ही नहीं आता, अंग्रेज को पकड़ लेते हैं हम ये क्या बातें कर रहे हैं, चाहे कितनी स्पीड में बोल रहा हो। अच्छा, ये एक बड़ा हमारे यहाँ मसला है कि इंग्लिश जो नहीं लोग बोल पाते, हमारे यहाँ खास तौर पर पाकिस्तान में मजाक बड़ा उड़ाते हैं। अभी मैं कोई इंग्लिश का वर्ड बोलूंगा, उसमें एक आध कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, फौरन पकड़ लेंगे, गलत बोल रहा है। जबकि जब हम किसी अंग्रेज से बात करते हैं तो हम बड़ा कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें जज नहीं कर रहा होता। तो यूसुफ भाई, इतने साल से आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, ये क्यों हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये गलत बोल रहा है इंग्लिश? यार देखो, एक्चुअली हमारी नेचर और यूरोप जो बाहर अब्रॉड की नेचर्स बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे पास जो है वो बोल्ड माइंडेड भी हैं, ठीक है, दे डोंट माइंड, वो जैसे कि आई डोंट केयर, ठीक है जी। उनको सिर्फ समझना आना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू टेल देम, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास हर कोई प्रोफेसर बना हुआ है, ठीक है, जितना पढ़ा लिखा है वो उतना बड़ा प्रोफेसर है, वो हर एक की गलतियाँ निकालता है, उसको डिग्रेड करता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान। तो बाहर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, वो बहुत हेल्पफुल है, दे आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। इवन वो आपको मिस्टेक भी ठीक नहीं करते कि नहीं इसको सब बोला है ना, वो समझ जाते हैं, बल्कि आपको नहीं समझ पाते, वो आपको लेके चलते हैं। हाँ, राइट। तो आप बताते हैं कि जी आप इवन बता नहीं पाते उन्हें, तो आप इवन मैं जब अब्रॉड भी बाहर गया हूँ तो मुझे कहीं जाना भी था, लाइक अगर मैं फ्रेंच इलाके में था मैं, तो उनको जिससे वो सिर्फ जो है मैं थोड़ा बहुत बता सका, तो मुझे बाकायदा लेके गए हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ मिलती है, ये चीज़ यहाँ मिलती है। और ये जो अभी अब यहाँ मैं किसी को बोलूँगा यार ये चीज़, वो मुझे लेके नहीं जाएगा, यहाँ मिलती है। ये यूसुफ भाई ने बात बोली ना, बिल्कुल सही बोली कि हमारे यहाँ जितना जो पढ़ लिख जाता है ना, वो दूसरों की गलतियाँ निकालने में बैठ गया था कि जी मैं किस तरह डिग्रेड करूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि इंग्लिश कोई हमारी मदर टंग है नहीं, अगर कोई बोल रहा है बोलनी आनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको आनी चाहिए। उसका रीज़न ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो जाहिर है आपको वही एक ज़बान है जिससे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि लोग गलतियाँ निकालने में लगे रहते हैं कि इसने वॉस की गलती की है, वर की गलती की है, बिल की गलती की है, और भाई उसको बोलने दो, गलतियां खुद ही ठीक हो जाएंगी। और ज़ैनब ने चंगेज़ी चिकन बड़ा मज़े का बनाया था, नो डाउट। मेहमानों से पूछते हैं, मोहसिन भाई आप बताएं कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा था, और अभी मैं खा रहा हूँ। और आप बोलेंगे आज भी मिर्चें नहीं हैं? आज मिर्चें हैं, आज हैं, शुक्र। मैं इतने दिन से ये था कि भाई मिर्चें डाल दें, क्योंकि मोहसिन भाई कहते हैं मिर्चें बिल्कुल नहीं। आज मिर्चें हैं वाकई। ठीक है, यूसुफ भाई आप बताएं। मैं सब लड़ाई कर रहा हूँ चंगेज़ खान से। किस चीज़ से? चंगेज़ खान से लड़ रहे हैं। यूसुफ भाई सही बनाया उन्होंने माशाल्लाह। वैसे आप फूडी हैं यूसुफ भाई या नहीं है? आपको बताते चलूँ मैं मेरा बैकग्राउंड, मैंने मास्टर्स किया है स्विट्जरलैंड से, फूड इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट में। ज़बरदस्त। और बाकायदा मैंने वहाँ पे फूड बनाना सीखा है, और होटल इंडस्ट्री में मोनपिक में काम करता रहा हूँ मैं। ये तो मुझे भी नहीं पता था। आपको पता ही नहीं? मुझे भी नहीं पता ये बात है। एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ जो है ना, मैंने बाहर बहुत गुजारी ना, इसी वजह से मुझे पता है स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें फेस करता है स्टूडेंट, प्रॉब्लम बिल्कुल किस तरह से जाता है, और वहाँ जाके क्या देखता है, लोग क्या ख्वाब सुहाने दिखाते हैं उसे, वहाँ जाके उसको क्या मिलता है। टफ लाइफ, ठीक है, बहुत टफ लाइफ। और लाइफ किस तरह से आप गुजारते हैं आप, लाइक हाउ यू सर्वाइव योर सेल्फ एंड व्हाट थिंग्स यू रिक्वायर टू डू इट। 2 साल मैंने स्विट्ज़रलैंड में गुजारे, और उस 2 साल में मैंने जो है वो काफ़ी चीज़ें देखी, सीखी, इंटर्नशिप्स की वहाँ पे की, और लेकिन मैं पाकिस्तान वापस आया बिकॉज ऑफ माई फादर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपको खाना बनाना आता है? मुझे खाना बनाने आता नहीं है, नहीं है, खाना बनवाने आता है। बनवाना? अच्छा, वरना मैं कहता आप घर पे भी आप ही बना रहे हैं आजकल, या भाभी बना रही हैं? माशाल्लाह वही बना रही हैं। आपसे कभी इन्होंने नहीं कहा वैसे आज ये शो देख के बोलेंगी अब फंस गए आप? मैं बोल के फंस गए? क्या बोल के फंस गया? क्या मुझे आता है खाना बनाना? खाना बनवाने आता है। बनवाना? मैंने अच्छा, आपको अब घुमा रहे हैं, अब कह रहे हैं, लेकिन बनवाना आता है। लेकिन आप ट्राई करें। मैंने एक्चुअली पढ़ी है मैनेजमेंट, शेफ कोर्स नहीं किया मैंने। शेफ कोर्स अगला होता है, क्लिनिक आर्ट कोर्स होता है, ठीक है। सो दैट आई डिडंट डू इट। मैंने एक मैनेजमेंट कोर्स किया है जिसमें मैं शेफ्स को कंट्रोल, फूड एंड बेवरेज को, ठीक है, कि एक फूड एंड बेवरेज को, किचन को कंट्रोल करना, चीज़ों को, और चलाना चीज़ें, लाइक संभाल लिया आपने। संभाल लिया भी आपने मेरी बात को संभाल लिया। लेकिन ज़ाहिर है स्टूडेंट लाइफ में भाई सीखा होगा, तो भाभी एक आध दफ़ा आप हाँ नहीं, मैं ऑफ कोर्स मैं बनाता था खाना रोजाना वहाँ पे रहता था। देखा अब निकली अंदर की बातें। भाभी आप पूछिए अपने लिए नहीं तो भाभी के लिए बनाए, आप बनाना चाहिए।
महविश आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो खाए जा रही हूँ। आप देखने सबसे ज्यादा मेरी प्लेट में है खाना। आप खाती ना, आपको कोई रोकेगा नहीं वैसे, आप बिल्कुल खा सकती हैं, आप बिल्कुल खा सकती हैं। महविश थोड़ा सा बता दें, बचपन कितना शरारती था? मैंने सुना है कि आपकी अम्मी आपको बहुत टाइट रखती थी, ये बात सच है? आपसे बेहतर किसको पता होगा ये? आपकी अम्मी क्यों टाइट रखती थी वैसे आपको उतना? मेरी अम्मी मुझे अभी भी टाइट रखती हैं। हाँ, अभी भी टाइट खींच के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बचपन कैसा था महविश? वैसे शैतान थी आप? नहीं, मैं तो बहुत सोबर थी। मैं तो अब थोड़ी सी शरारती हुई हूँ, जब मैं बड़ी हो गई हूँ, आउट ऑफ रेंज हो गई हूँ ना पेरेंट्स से, तो मैं अब थोड़ी शरारती हो गई हूँ, पहले नहीं थी मैं इतनी। तो कभी बचपन में ऐसी कोई शरारतें वरारतें नहीं करी, अम्मी ने करने नहीं दी, क्या वजह थी? हाँ, मैंने नहीं की शरारतें, बिल्कुल भी नहीं की, कुछ नहीं। बस मुझे एडवेंचरस नेचर थी ना, तो मुझे एडवेंचर करने का शौक था। तो ये है कि मेरा सर आगे पीछे से सब जगहों से ना फटा हुआ है, स्टिचेस लगे हुए, मुझे बहुत शौक था। अच्छा, पहले एक चीज़ होती थी, मुझे नहीं पता आपके टाइम पे होती थी, जब हमें चोट लग के आती थी तो उसके बाद भी हम पिटते थे। ये मैं अपना बता रहा हूँ, तो आपके साथ कभी ऐसा होता था? नहीं, मेरे साथ चोट क्यों लगी? नहीं, मेरी अम्मी तो बहुत घबरा जाती थी जब चोट लगती थी। मुझे याद है मेरा सर फट गया और मेरी अम्मा मुझे गोद में ले लेके भाग रही हैं और किसी को कह रही है कि लेके जाओ हॉस्पिटल। मुझे बचपन की ये बात याद है, वो घबरा जाती। अभी मैं एक बहुत तारीखी सवाल करने वाला हूँ। क्या? आप ये बताएं, आपको अम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है अब्बू? दोनों। नहीं, एक का बताना है, एक का बताना है ये सवाल। नहीं, ये तो देखें, ये रूल है। आप सब छोड़ें, इन्होंने मुझे बताया ये स्विट्जरलैंड से आए हैं। ये स्विट्जरलैंड से आ क्यों गए? मुझे तो ये गम लगा हुआ इतनी देर से। इन्हें यहाँ पे सर्व करना था। आप मेरी सवाल का जवाब दें। स्विट्जरलैंड से वो एल्प्स याद आ गए वहाँ पे, और आपने वो सब जगह घूमी है? स्विस एल्प्स 2 साल रहे तो घूमी होगी, कमरे में थोड़ी बंद होंगे वहाँ पे। और वो हाईएस्ट पेइंग रीजन है स्विट्जरलैंड। मैं आपको स्विट्जरलैंड की बात बताता जी। मेरे कजन्स लंदन में रहते थे। लंदन इज लाइक 45 मिनट्स अवे फ्लाइट। ओके। और मैं वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम गया हूँ पाकिस्तान से बाहर, दिस माय फर्स्ट टाइम अब्रॉड, बड़े से जा रहा हूँ। तो आई बीन दे लाइक इन अक्टूबर गया था मैं। देन अक्टूबर में देन ये कि आपको पता है कि दिसंबर आ जाता है तो क्रिसमस या न्यू ईयर का आता है, पार्टीज एंड ऑल। तो मैं अक्टूबर नवंबर 2.5 महीने मैंने जब स्विट्जरलैंड गुजारे, 2.5 महीने बाद वेकेशंस आई, वहाँ पास ब्रेक आया, टर्म ब्रेक आया इनटेक का। तो देन मैंने कहा चलो ठीक है यार, इंग्लैंड लंदन जाता हूँ कज़न्स के पास, और वहाँ जाके न्यू ईयर को क्रिसमस देखता हूँ कि एक्सपोजर मिलेगा, और प्लस वहाँ पाकिस्तानी मिलेंगे, कज़न्स भी होंगे। तो देन आई लाइक इट। मैंने 10 दिन का जो है वो अपना टिकट बुक करवा लिया था कि जी ओके 10 days आई विल लिव इन लंदन, देन मैं आ जाऊँगा बाद में। मैं आई थिंक सो 22 तारीख को गया हूँ मैं, और 25 के बाद में बहुत बोर हो गया। बिल्कुल, लंदन इज सो बोरिंग। ठीक है, सो आई गॉट बोर्ड, और मैंने अगले दिन का टिकट करा के वहाँ से निकल गया। भाई ये बोरियत की बात है, हम तो गए नहीं हैं। और स्विट्जरलैंड में आके मैं अपनी जो रूम की बालकनी के अंदर बैठ के, और मैं सामने देखा था जो मुझे नज़ारा, वो जो लेक था। स्विस एल्प्स की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा चांद नजर आता है। मतलब वहाँ पे माउंटेन्स पे लोग जाते हैं। प्लाटूस, मेरे सामने प्लाटूस था, बड़ा अच्छा मशहूर है प्लाटूस, गूगल करिएगा आपको पता चलेगा, बहुत प्लाटूस पाते हैं लोग। हम सिर्फ गूगल ही कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा बता रहा हूँ, हम सिर्फ गूगल ही कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। और जो मैंने महविश से जब हमने सवाल किया अम्मी और अब्बू का, तो इन्होंने बता दिया जी मुझे अब्बू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये बात ये बोल चुकी हैं आंटी, ये इन्होंने देखें बोला है, और अभी इशारा कर रही थी कि मत पूछो, मुझे अब्बू का ही बोलना पड़ेगा। ज़कात और जहाँ तक हम बात करते हैं सदक़ात की, तो उस पर तो हमने बात की है। मोहसिन भाई थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि फ़ितरा दिया क्यों जाता है और इसको देने की वजूहात क्या हैं और कितना फ़ितरा देना होता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सदका फ़ितर जो है ना, ये जैसे शवाल का चाँद निकलता है वैसे ही वाजिब हो जाता है। यानी ईद का चाँद निकलते ही ईद की नमाज से पहले जो है सदका फ़ितर देना वाजिब होता है। ठीक है। सदका फ़ितर उन्हीं को, जैसे जो 8 मसारिफ़ जो ज़कात हैं उन्हीं को आप सदका फ़ितर भी देंगे। अच्छा, सदका फ़ितर ये याद रखिएगा कि हर एक को देना लाज़िम मज़लूम है। कितना? अभी 240 रुपये है, यानी कि एक रिवायत में 3 किलो गंदम या 2.25 किलो गंदम, यानी कि 2.25 किलो आटा, तो 240 रुपये फ़ी बंदा आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें बढ़ा भी सकते हैं, कोई खजूर के हिसाब से दे दे, कोई किशमिश के हिसाब से दे दे, कोई जो के हिसाब से देंगे। लेकिन आम तौर पे सदका फ़ितर जो दिया जाएगा 240 रुपये फ़ी बंदा दिया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जिस बच्चे ने सांस लिया है उसके लिए, यानी कि उसका सदका फ़ितर देना लाज़िम मज़लूम आया, दुनिया में बस आया है और उसने साथ ले लिया। अब आप आने का कि
जो है किन पर वाजिब है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हर एक पर वाजिब है जिसको देना है। फिर एक बात बहुत बड़ी अहम है कि इसको क्यों दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम रमज़ान में लग़वियात करते हो, लग़वियात के अमरात के जो हम कमी कोताही करते हैं रोज़े के अंदर या नमाज के अंदर या इबादत के अंदर, तो वो ये सदक़ा फ़ितर उसको पूरा कर देता है। यानी कि सदक़ा फ़ितर देने से अल्लाह उसे काबिल कबूल फरमा लेता है। फिर दूसरी बात उन्होंने फरमाया, ये मुस्तहकीन और गरीबों के खाने का बंदोबस्त है। यानी जिस तरह आप ईद मनाते हैं, आपका ईद मनाने का हक़ है, तो याद रखिए आमतौर पे जो इंसान के पास माल होता है वो उसे खुशियाँ भी देता है ना। तो इसी तरह वो लोग जो मुस्तहिक़ ज़कात या मुस्तहिक़ फ़ितरा हैं, तो जब आप उनको ये माल देते वो इन खुशियों में शामिल हो जाते हैं जो ईद की खुशियाँ हैं। इसलिए उन्होंने फरमाया कि उनके खाने का बंद हो जाता है। अच्छा, तो जी कुछ आप बात कंप्लीट कर रहे थे। तो अब इसमें यही हुक्म है कि इसलिए सदक़ा फ़ितर दिया जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात, सदक़ा फ़ितर जो है, ये हदीस याद कर लें, जो आप इबादत करते हैं वो अल्लाह के कबूल होने के ज़रिए, हुज़ूर ने यहाँ तक भी हदीस में आता है कि अगर आप सदक़ा फ़ितर नहीं देते तो आपने जो रमज़ान में इबादत किए हैं और ज़मीन और आसमान के साथ मुअल्लक़ हो जाती है, वो अल्लाह कबूल भी नहीं फरमाता, इसलिए सदक़ा फ़ितर दिया जाता है। अच्छा मोहसिन भाई, एक सवाल मेरा रह गया था, आप जो ज़कात से था, मैं सैयद का तो मैंने आपसे पूछ लिया था, गैर मुस्लिम को दे सकते हैं ज़कात? अब हम देख रहे हैं कि गैर मुस्लिम है, बड़ा मुसीबत में है, बड़ा परेशानी में है, उसकी इस वक्त में बहुत ज़रूरी नीड है, उसकी जान पे बनाई है, तो क्या हम ज़कात दे सकते हैं? बात फ़ुक़हा, लेकिन जमहूर फ़ुक़हा का फैसला यही है कि ये मुसलमानों की इबादत और ज़िक्र का एहतमाम है, ज़कात का। ज़कात आप मुसलमानों को दें, लेकिन मौलिफ़तुल क़ुलूब जिसे कहते हैं, जिसमें इस्लाम जो कुरान में जिक्र किया कि जिन लोगों का दिल माइल हो इस्लाम की तरफ, उनको ज़कात दी जा सकती है। अच्छा, एक और बात, अगर आप समझते हैं कि ऐसा काफिर कोई इसके पास ज़रिया ही नहीं है और बिल्कुल बात समझते हैं कि उसको, तो फिर बहुत मुहद्दिसीन ने फ़ुक़हा ने फरमाया कि आप उन्हें भी ज़कात दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर फिर ज़ाहिर ये सवाल भी आता है कि अल्लाह ताला तो सबका मालिक है और अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का कहा है, तो कहीं ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हुकूकुल इबाद। लेकिन ये जो ज़कात का जो हक़ है ना, यानी कि जिसका माल कहा कि मुसलमानों के लिए या गरीबों के लिए, लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि इसमें बात फ़ुक़हा कहते हैं कि अगर वाक़तन ऐसा काफिर है जिसकी कोई और मददगार नहीं है, तो फिर आप उसको दे सकते हैं। ठीक है यूसुफ भाई, अभी हमने उस वक्त बात की थी क्योंकि ज़ाहिर वक्त की कमी होती है कि हमारे यहाँ इंग्लिश बोलते हुए लोग बड़ा घबराते हैं। कोई मैसेज आपका है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज जो भी कोई सीखता है तो क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और घबराना नहीं बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लोग हमारे यहाँ गलतियाँ निकाल रहे होते हैं, उस पर कोई पैगाम देना चाहेंगे आप देखने वालों को? देखें, मैं ये कहूँगा कि जितनी इंग्लिश आती है आपको, आप बोले, और दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो एक लर्निंग स्टेज पे है, सीख रहा है। जिस तरह से एक बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो हम उसको चुप तो नहीं कहते हैं, शट अप कीप क्वाइट। अगर हम उसको शट अप कीप क्वाइट कर देंगे तो माँ तो ये सोचेगी यार बच्चा तो गूंगा हो जाए, बोल नहीं पाएगा, ठीक है जी। तो बेहतर ये कि उसको बोलने दिया जाए, और ये तो एक प्राउड होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का, कि आप एक दूसरी ज़बान सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, और जिस तरह से आप इवन आप बाहर भी नहीं जाके बोल रहे किसी से, ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लोगों से डीलिंग कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, लाइक आप गूगल मीट पे हैं या जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, इंग्लिश में टीचर से समझ रहे हैं, लेकिन टीचर जो है या कोई जिस आप या बिज़नेस कर रहे हैं वो तो उर्दू नहीं बोला ना, ये तो हमारे लिए प्राउड है कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं दूसरी, ठीक है, नॉट फॉर देम। तो इसमें ज़रूरी है कि हर एक को दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहूँगा अप्रिसिएशन इज़ रिक्वायर्ड, सो अप्रिशिएट किया जाए, और किसी की मिस्टेक्स को जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया जाए। आप अगर समझ गए हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है तो आप उसकी मदद कर दें, उसको समझाएं, बताएं। ये नहीं था कि तुमने ये गलत बोला। आप अगर इसमें लग जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा वो। और ये ऐसे लोग जो है ना, जो इंग्लिश में गलतियां निकालते हैं, वो मैं आपको बता दूं जी, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, बहुत बड़े, जो इंग्लिश में गलतियां निकाल रहे होते हैं। मैं विश आपका क्या पैगाम है देखने वालों को, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आजकल एक बड़ा मसला चल रहा है कि कोई अपने दिल की बात या कुछ भी जो उसके तासुरात होते हैं किसी भी मौजू के हवाले से, उसके हवाले से अपने तासुरात बयान करता है पब्लिकली, तो उसे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो उसके हवाले से हज़रत अली का एक कॉल है कि खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और आपकी दलील की कोई औकात ना हो। तो इस चीज़ पे आप अमल करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान को भी ख़तरे में डाल देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। तो आज के दौर में अगर आपको अपनी जान की अमान चाहिए तो आप खामोशी इख्तियार कर लें।
बिल्कुल जी, खामोशी बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर होती है और बात आज हो रही थी ज़कात और फ़ित्रे और सदक़ात के हवाले से। उस पर भी आपने मोहसिन भाई की सारी बातें सुनी कि किन किन लोगों पे ज़रूरी है, क्यों देना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त पे आए। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए इस नशिस्त से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।